हेलो चैंपियंस। तो कैसा रहा आज का बीके का एग्जाम? बाहर निकलते के साथ ही दोस्तों से पूछा होगा ना कि भाई फाइनल अकाउंट का टैली फिगर क्या है, एनपीओ का टैली फिगर क्या है। किसी कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 2.5 लाख, है ना। ऐसे अलग अलग आंसर सब लोग बता रहे होंगे। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के पेपर के आंसर की, और सारे आंसर सारे सोल्यूशन। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चा मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। देर इज अ पॉसिबिलिटी आंसर देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को पता चले भाई हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए भाई किसका क्या राइट हो गया क्या रॉन्ग हो गया, बस उस आइडिया के लिए। क्योंकि देखिए आपके टेंशन लेने से आपका रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो प्लीज, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचिए आगे आपको क्या करना है। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में पहले तो आपको कंप्लीट द टेबल करना था। देखिए मैं ज्यादा नहीं, एक 5-10 मिनट के अंदर सारे सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा, आपको खाली चेक कर लेना है आपका क्या राइट है रॉन्ग है। जिसका आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में भी देख सकते हो, बट मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग का तो लास्ट पेपर है, जिनका आईटी होगा उनको थोड़ा और देखना है। बट बाकी लोग तो भाई आज एंजॉय करने के मूड में होंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं मैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए था उसके फर्स्ट का आंसर है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरे का आंसर है 27,000। तीसरे का आंसर है 25 जनवरी 2022। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप 23 दिसंबर में एक महीना ऐड करोगे तो इट विल बिकम 23 जनवरी प्लस 3 ग्रेस डेज करते तो 26 जनवरी होता है। लेकिन सिंस 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, इसके लिए एक दिन पहले आ जाएगा, तो 25 जनवरी 2022। देन फोर्थ वाले में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, मतलब बाहर वालों का लाइबिलिटी पूछा था, तो दोनों को आपको मिला देना था। 1 लाख रुपए आपका आंसर था। पांचवे का आंसर 2 लाख था। सेल आपका 2 लाख है, 1,80,000 का आपका परचेज है, तभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट था, इसमें क्लियर है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसमें रीराइट करने के लिए कहा था। तो पहले वाले का आंसर था यहाँ पे ऑल पार्टनर। बेसिकली पूछा गया था द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरमेंट के टाइम पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सारे पार्टनर्स में बढ़ता है, जो भी रिटायरमेंट से पहले हमारे जितने भी पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट पूछा था पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन डैश साइड, ऑब्वियसली असेट साइड, बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस होता है। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बाकी सब उसमें फिट ही नहीं होते हैं। फिर पूछा था डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट, ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान था, गुडविल। देन उसके बाद फिफ्थ वाले में पूछा था डैश इज क्रिएटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस। तो बेसिकली कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, आप उसको जब रिकॉर्ड करते हो आपका एसेट बढ़ जाता है, और जब एसेट बढ़ता है तो इट्स अ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होता है। ठीक है। देन उसके बाद आपको एक वर्ड में आंसर देना था। ठीक है। तो यहाँ पे था डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका आंसर था रीवैल्यूएशन लॉस। देन उसके बाद इट इज डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक बट नियरली फुल्ली फंक्शनल, इसको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। देन थर्ड का पूछा था एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट। देन उसके बाद एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली इट्स अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप रीट। पेपर बहुत इजी था बच्चा। फिर आपको बोला था when face value of the share is 100 and issue price is 110, मतलब आपने ज्यादा चार्ज किया है पब्लिक से, then it is called as what? It is issued at premium, correct? A person who draws the bill is called as drawer. थर्ड का आंसर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। देन उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीव पेमेंट अकाउंट शोज कैश पेमेंट, आप जितना भी कैश पे करते हो वही आपके पेमेंट साइड पे दिखाई देता है। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, टाइम से पहले आपने पैसा दे दिया तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीपेड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन आप लोगों के बीच में हो रहा होगा वो होगा पेपर पैटर्न को लेके, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, एडमिशन के अगेंस्ट में रिटायरमेंट पूछेगा, बट यहाँ पे उन्होंने पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया, बट कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था, ये आपको ऑलरेडी पता था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ऑप्शन आर इंटरचेंजेबल, और पेपर में जो क्वेश्चन थे वो काफी आसान थे, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। तो एक बार मैं सबका आंसर आपको सिक्वेंसिंग में बता दे रहा हूँ। एडमिशन का जर्नल एंट्री आप लोग देख लेना। यहां पे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री आएगी। उसके अलावा
जो असेट लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन हुआ था उसकी एंट्री यहाँ पे दिखाई है। तो ये तीनों आइटम की वैल्यू गिरी थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू आरडीडी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एंड देन उसके बाद रीवैल्यूएशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसको आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है, तो उसकी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम, आई थिंक सो ये मोहित और रोहित का नाम था, ठीक है। एंड देन उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लाया था, इट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू सुजित्स कैपिटल। एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश था, बट गुडविल में एक चीज का ध्यान रखना था यहाँ पे कि आपको जो ये 4 लाख दिया है ना, ये पूरे फर्म का गुडविल है, और आगे बोला है सुजीत इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, तो बेसिकली वो पूरा 4 लाख नहीं लेके आएगा, वो अपना शेयर लेके आएगा। तो 4 लाख का उसका शेयर यहाँ पे था, आप देखोगे नया पार्टनर का शेयर, हाँ 1/5, तो 1/5 के हिसाब से वो 80,000 लाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था कैश टू गुडविल 80,000, एंड देन उसी गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर में इक्वली, यानी कि सैक्रिफाइस रेशो, न्यू रेशो नहीं दिया था, तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, उसमें बांटना था। तो एडमिशन बहुत ईजी था। और उसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा था, तो वो फेयर में बनाना था। तो उसमें 3 आइटम डेबिट में थे, 16, 28 और 5,200, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी आरडीडी, लैंड एंड बिल्डिंग का 55,000, और प्रॉफिट बचा था इसमें 5,800। उसी का एंट्री, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है, ठीक है। देन एडमिशन अगर किसी ने नहीं किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज किया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी सम बहुत ईजी था, ठीक है। सबसे पहला मैं सामने आपके क्वेश्चन भी रखता हूं ताकि आपको आइडिया भी रहे। पहले आप देखोगे सबसे पहले क्या दिया था, सरिताज एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स ऑफ 20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन दिए गए थे, तो एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करनी थी। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल था 20,000 का, पैसा आया 19,800, तो 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखोगे, सिद्धीज एक्सेप्टेंस ऑफ 15,000 रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू। सिंपल है बच्चा, रिटायरमेंट की एंट्री पास करनी थी, तो यहाँ पे रिटायरमेंट की एंट्री आएगी कैश बैंक डेबिट, रीबेट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे रीबेट कैसे निकालेंगे, 15,000 बिल का अमाउंट है, 12% दिया था रीबेट का परसेंटेज, लेकिन एक महीना बैलेंस पीरियड लिया जाता है, तो 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि बैलेंस पीरियड इज 1 मंथ, तो इसलिए इसमें आंसर आना चाहिए था 150, और इसमें से रीबेट कट होने के बाद पैसा कितना आएगा, 14,850। देन नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखोगे, प्राचीज एक्सेप्टेंस ऑफ 9750 इज एंडोर्स इन द फेवर ऑफ भूमिका, मतलब प्राचीति का एक्सेप्टेंस आपने भूमिका को दे दिया, तो भूमिका इज द रिसीवर, भूमिका डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल। लेकिन हमें भूमिका को देना था 10,000, लेकिन आपने जो उसको बिल दिया इट वाज 9750 का, तो बाकी का जो 250 का डिफरेंस है उसको एज अ डिस्काउंट हमको दिखाना था। यू कैन राइट डिस्काउंट और रीबेट, कोई टेंशन नहीं है उसका। एंड लास्ट वाला बहुत ईजी था, sold goods to Madhura 20,000 at 10% trade discount, receive half amount in cash and for the balance bill is accepted। तो बेसिकली पहले तो यहाँ पे सेल की एंट्री आएगी। अब यहाँ पे सेल की एंट्री करते समय यहाँ पे सेल मैंने 18 क्यों लिया, बिकॉज 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट हट जाएगा, तो नेट कॉस्ट आता है 18,000, उसमें से हाफ हमको मिल चुका है, तो उसके लिए कैश डेबिट होगा, और जो पेंडिंग है उसके लिए मधुरा डेबिट होगी। एंड फिर जो अमाउंट पेंडिंग है, यानी कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला अमाउंट है, उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, बिल रिसीवेबल टू मधुरा 9,000। एंड देन उसके बाद जब आपको वो बिल ऑनर भी हो गया है, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 9,000। बहुत इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो डिसोल्यूशन बहुत इजी पूछा था, कोई फालतू एडजस्टमेंट नहीं, कोई इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पे किधर गया भाई डिसोल्यूशन, हाँ ये देखो। तो सिंपल है ना बच्चा, पहले तो आपने क्या करना था, कैपिटल का ओपनिंग लिख देना था, तो यहाँ पे कैपिटल का ओपनिंग लिख दिया, बैंक का ओपनिंग लिख दिया। उसके अलावा अगर कोई रिजर्व था तो वो रिजर्व बांटना था रेशो के हिसाब से। रिजर्व के बाद आपको क्या करना था, सारे असेट्स को उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में डालना था। लाइव और डेटर पे आरडीडी भी था, तो ये याद रखना है, डेटर डेबिट में आता है, उसकी आरडीडी सिर्फ क्रेडिट में लिख के छोड़ देनी होती है। एंड देन बाकी की जो लाइबिलिटी थी उनको आपको क्रेडिट में दिखाना था, सिंपल। और अगर आप इसके एडजस्टमेंट्स भी देखोगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान थे कि भाई मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर सब रियलाइज हो गया, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई बैंक लिखेंगे, मशीन, स्टॉक, डेटर वगैरह। एंड उसके अलावा देखो गुडविल भी यहाँ पे रियलाइज हुआ है, तो उसको भी हमने साथ में कंबाइन किया है। आप अलग से भी बैंक लिख के दिखाओगे वापस से तो भी चलेगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट चेक कर लेना कि आपको बैंक के डेबिट में दिखाना होता है 6,12,000। आई होप एकदम आसान था ये भी।
देन डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस दिया था, तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसका सेकंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन, ठीक है। एंड उसके अलावा लाइबिलिटीज के बारे में देखिए कुछ बोला नहीं था उनके पेमेंट के बारे में, तो भी आपको पे करना कंपलसरी है, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट दिखा के आपको उसको भी बैंक के क्रेडिट में शो कर देना था, सिंपल। एंड फाइनली आपका देख लेना रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया था इट वाज 16,000, और इसको तीनों पार्टनर्स में बांटना था, एंड देन उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना था। यहाँ पे पार्टनर्स का जो फाइनल डिफरेंस आ रहा है इट इज 22,56,96 एंड 88, और ये जो डिफरेंस है इसको आपको बैंक में ट्रांसफर करना होता है, और बैंक में ट्रांसफर करने के बाद आपका टैली फिगर 6,68,000 था। आगे बढ़ते हैं, एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं रिटायरमेंट पे, जिस किसी ने डिसोल्यूशन नहीं हो सकता रिटायरमेंट किया हो, ठीक है। तो रिटायरमेंट का भी सम काफी आसान था, उसमें भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट एकदम पूछा नहीं था, यहाँ पे रेशो दे दिया है आपको, ठीक है, और दिनेश रिटायर हुआ है, और उसके अलावा पीछे कुछ प्यारे प्यारे से एडजस्टमेंट दिए थे, तो सिंपल है ना, आपने पहले क्या लिख देना था, कैपिटल का ओपनिंग लिखना था, रिजर्व बांटना था, ठीक है। उसके अलावा बैंक अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस उसका जो भी था 32,400 वो लिखना था, ठीक है। देन उसके बाद वैसे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन था नहीं, तो बैंक अगर आपने डायरेक्ट भी लिखा होगा असेट साइड पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट था, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट था, प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी के ऊपर। अब ये देख लो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे 4,200 का लॉस है, आरडीडी 800 पहले से दिया था, नाउ इट इज इंक्रीज्ड अप टू 1,000, यानी कि 200 रुपए का ही खाली आपको लॉस दिखाना था। स्टॉक 7,600 और ये 5,000, अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 8,200 का डिफरेंस आता है, और ये तीनों पार्टनर में उनके रेशो में बढ़ जाएगा। फिर इस जो भी आपका प्रॉफिट आया उसको आपको पार्टनर्स में ट्रांसफर करना था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन, ठीक है। और उसके अलावा पार्टनर्स में गुडविल के बारे में क्या दिया था, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज 18,000, और उसको राइट ऑफ भी करने को बोला था, यानी कि केस 2, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर रेज्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। तो उसके लिए हमारा एंट्री बहुत सिंपल होता है, गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर, तो आउटगोइंग पार्टनर के क्रेडिट में सिर्फ 18,000 दिखाना था, और फिर उसको ओल्ड जब राइट ऑफ करते हो तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होते हैं, तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में 2 गुडविल, और उनके जो भी गेनिंग रेशो है उसमें बढ़ जाएगा, और यहाँ पे रेशो क्लियर मेंशन कर दिया था 5:3 में बांट दो, सिंपल। एंड फाइनली उसके बाद लास्ट में आपको बोला था कि भाई दिनेश का जो भी अमाउंट है उसके लोन में ट्रांसफर करके छोड़ दो, तो भाई दिनेश को हमने क्लोज किया। अब ये याद रखना है हमेशा लास्ट वाला पार्टनर नहीं जाता है, यहाँ पे दिनेश रिटायर हुआ है, देख लो एक बार पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। ये देखो, तो दिनेश का जो भी फाइनल अमाउंट था उसको हमको उसके लोन में डालना था, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटी में दिखाना था। एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो ये दोनों का बैलेंस इतना बचता है, और ये जो बैलेंस है इसको उठा के आपको लाइबिलिटी में कैपिटल के अंडर दिखा देना था। एंड फाइनली बैंक में को तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो बैंक का सेम फिगर आ जाएगा, और इसका टैली फिगर 189 हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। देन आते हैं डेथ के ऊपर। अब डेथ के अगेंस्ट में जो ऑप्शन था मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने डेथ ही कवर किया होगा। तो डेथ में पहला तो देख लो, एक क्वेश्चन में पूरा सम नहीं पूछा था, सिर्फ क्या पूछा था आपको, जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट दिखा दो, और शेयर ऑफ गुडविल का वर्किंग पूछा था, और हितेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग पूछा था, ठीक है। तो पहले अच्छा एक और चीज, रीवैल्यूएशन पूछा नहीं है बट फिर भी वर्किंग में बनाना पड़ेगा। द रीजन इज रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें से हिस्सा हमको आउटगोइंग पार्टनर को देना होता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना, सबसे पहले हितेंद्र का ओपनिंग आएगा, ठीक है। देन उसको रिजर्व का हिस्सा देना पड़ेगा, 96,000 का रिजर्व था, उसका हिस्सा 1/6 था, तो 16,000 का उसका रिजर्व का हिस्सा बनता है। देन उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां से आया, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आप क्लोज करोगे, 6,000 का प्रॉफिट आता है, और यहाँ पे आई होप इतना तो समझ में आता है अभी आप लोगों को। तो 11,000 का क्रेडिटर्स पे प्रॉफिट था, और मशीन पे 5,000 का लॉस था। ये सब करने के बाद 6,000 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बचता है। उसको तीनों में 3,000, 2,000, 1,000 बचेगा, बट हमको फिलहाल सिर्फ हितेंद्र के शेयर ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, तो हितेंद्र का प्रॉफिट यहाँ पे हमने दिखा दिया, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद ये P&L सस्पेंस इज नथिंग बट दिस इज आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, इसका वर्किंग मैंने यहाँ पे किया, ये भी देख लो, इसके बारे में पढ़ लो एक बार क्या दिया था। प्रॉफिट फॉर द 2022-23 वो एस्टिमेटेड 1,20,000 का एस्टिमेशन था, एंड हितेंद्र शेयर इन इट अप टू द डेट इज दैट वाज टू बी गिवन टू हिम। तो बहुत आसान था यार, 1,20,000 का एस्टिमेशन दे दिया था, बट ये पूरे साल का है,
लेकिन तुम उसका डेट ऑफ डेथ देखोगे तो वो अक्टूबर में मर गया, यानी कि 6 महीने में मर गया वो, तो उसको सिर्फ 6 महीने का प्रॉफिट देना था, तो 6/12। बट एक मिनट, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है तो उसका शेयर भी लेना था, तो इंटू 1/6। तो इसके लिए इसका आंसर आता है 10,000, और इसकी एंट्री हमको पता है P&L सस्पेंस टू आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि हितेंद्र के क्रेडिट में आ जाएगा बाई P&L सस्पेंस। एंड देन उसके बाद अगला एडजस्टमेंट गुडविल के बारे में था, और गुडविल का कैलकुलेशन भी आपको आता है। क्या बोला था यहाँ पे, 5 साल का एवरेज निकाल के 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, तो सिंपल है। तो गुडविल का वर्किंग भी अपने को अच्छे से दिखाना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स किया आपने, देन उसके बाद 9 लाख रुपया टोटल आता है 5 साल के प्रॉफिट का, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1,80,000। देन आप गुडविल कैसे निकालोगे, 180 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,60,000। अब इसमें से हितेंद्र का शेयर कितना आएगा, 3,60,000 इंटू 1/6, तो कितना होता है 60,000, क्योंकि हमको सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, बिकॉज ये इस सम में सिर्फ उसी का कैपिटल है। तो गुडविल टू हितेंद्र कैपिटल, तो हितेंद्र के क्रेडिट साइड पे बाई गुडविल 60,000, सिंपल। देन उसके अलावा सम में ड्रॉइंग्स दिया था, ड्रॉइंग डेबिट में डालना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट में आता है। आप फाइनली इसका डिफरेंस निकालोगे तो 2,95,000 का डिफरेंस आता है। अगेन बहुत आसान था, ये भी आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, बहुत ही पपलू क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ 6 एंट्री में आपका सम खत्म हो गया। एक बार इसका भी आंसर देख लेना, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ प्रोरेटा, कोई टेंशन नहीं, कोई फोर फीचर नहीं, कुछ भी नहीं। तो जल्दी देखो, पहला एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा, 4 लाख का अमाउंट आना चाहिए था, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 20,000 थे। ये 20,000 शेयर कैसे है वो भी एक बार देख लेना। 2 लाख जो दिया है ये टोटल कैपिटल की वैल्यू है, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर 20,000 आता है। अच्छा, 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रीमियम, यानी कि हमको पब्लिक से कितना लेना है, 120 रुपया। और ये 120 इन्होंने कैसे डिवाइड करा, 20, 40 और 60, 120 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था कि प्रीमियम इन्होंने एक ही साथ नहीं लिया। यूजुअली क्या होता है, अलॉटमेंट के टाइम पे आप पूरा प्रीमियम ले लेते हो, इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे 10 रुपए का प्रीमियम लिया और फाइनल कॉल के टाइम पे 10 रुपए का प्रीमियम, तो दोनों के ड्यू वाले एंट्री में ना प्रीमियम आएगा तो 10 रुपए का। एक बार देख लो, पहला एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 लाख, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट कॉपी करना था। नॉर्मली हमारी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम भी दिखाना है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालना था, 20,000 शेयर, अलॉटमेंट का फिगर 40 है तो 8 लाख, बट ये 40 में से 10 रुपया प्रीमियम है और 30 रुपए कैपिटल का है, इसका ध्यान रखना था। तो 20,000 इंटू 30 6 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख, सिंपल। देन रिसीव करते समय बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे कुछ बाइफरकेशन नहीं, यहाँ पे सीधा जितना ड्यू किया था उतना रिसीव कर लेना था। फिर फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं, सेम तरीके से आएगा एंट्री आपका, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 60 रुपए का टोटल अमाउंट था, जिसमें से 50 रुपया कैपिटल, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख। यहाँ पे एक एंट्री में लिखना भूल गया था तो वो भी देख लो। लास्ट में एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भाई मैंने नरेशन वगैरह नहीं लिखा है, मैं सिर्फ तुमको आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको एकदम ऐसा मत समझना कि मैं भी ऐसा शॉर्टकट गंदा लिखा रहूंगा तो मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं। मैं सिर्फ आपके साथ आंसर राइट या रॉन्ग वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए आ जाएगा, आप ऐसा 12L लिख के आओ तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद आप सबका आता है फेवरेट, दैट इज एनपीओ। एनपीओ का भी देख लो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। एनपीओ में मेरे हिसाब से बाकी एडजस्टमेंट तो मुझे शायद डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज मैं बता दूं, एक तो रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट दिया था और उसका एक्सपेंस दिया था, तो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट में से उसका एक्सपेंस माइनस करके ये फिगर बाहर निकाला होगा। किसी बच्चों ने यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट और यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो भी चलेगा क्योंकि आपका आंसर यही आएगा उसमें भी, समझा। तो एक बार देख लेना। अच्छा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, वो भी मैं जरा बता देता हूँ, बाकी तो कुछ था ही नहीं उसमें। सब्सक्रिप्शन में आप देखोगे तो ये आपका करंट ईयर था और ये नेक्स्ट ईयर था, तो जो नेक्स्ट ईयर वाला है वो तो लाइबिलिटी में सिर्फ आपको लिखना था, तो लाइबिलिटी में प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना था भाई, 1230, और जो करंट ईयर वाला था वो किधर आएगा, अपने इनकम में, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में 54,000। लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एडजस्टमेंट क्या दिया था, देर आर 1500 मेंबर एंड उसका एनुअल फीस 50 रुपया है, तो 1500 लोग अगर 50 रुपया पे करेंगे तो कितना होता है बच्चा, तो ये होता है 75,000, समझा।
एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो 75,000 एज पर द इंफॉर्मेशन हमको सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है करंट ईयर में 54, यानी कि 21 इज आउटस्टैंडिंग। और जो आउटस्टैंडिंग फिगर है उसको उठा के हमको असेट साइड पे दिखा देना था, सिंपल। अब आप बाकी का तो नॉर्मल पोस्टिंग था, तो चेक कर लेना। अगर आपको सरप्लस इतना आया है 60,660, ब्रैकेट में आपको लिखना था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और यही सरप्लस उठा के आपको कैपिटल फंड में ऐड करना था, और आपका टैली फिगर है 2,81,190। तो एक बार चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बहुत इजी एडजस्टमेंट पूछे थे, तो इसमें तो मैं डिस्कशन करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खाली आपको आंसर मैं बता देता हूँ। चेक कर लेना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट 176,200 है। फिर उसके बाद आपने उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। चेक कर लेना, जिनको चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 135.40 रुपीज, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर एक्चुअली पॉइंट में आता है, आप उसको राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद इसको आपको कैपिटल में ऐड करना था, एंड फाइनली आपका बैलेंस शीट का टैली फिगर ये होना चाहिए था। आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई आपका पेपर कैसा गया है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, टेंशन नहीं लेना है अगर कुछ छोटी मोटी गलती भी हुई है तो। एंड वन मोर थिंग, कमेंट करके जरूर बताओ कि कितने लोगों का पूरा पूरा राइट है, कितने लोगों को ऐसा 100 ऑफ 100 आने वाला है। और जाने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, उसकी जल्दी शादी नहीं होगी। जस्ट किडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच।